Hello friends, good morning everyone and welcome to our channel NGS classes। आपको पता है अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे होंगे तो हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हमने करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के जीके मतलब मोस्टली हिस्ट्री पॉलिटी और स्टैटिक पोर्शन जो कि ज़्यादा पूछ रहा है तो सबको कवर करते हुए चल रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों में जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ और इस 20 मार्क्स के सेक्शन की बात कर किया जाए तो इसमें जो अधिकतर क्वेश्चन आ रहे हैं वो करंट अफेयर्स से आ रहे हैं, तो उसी को देखते हुए हम करंट अफेयर्स का मोस्टली क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। मैं आपको इस वीडियो में एटलीस्ट 30 to 35 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जहाँ पे मैं 20-25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, बाकी सारे क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन और हिस्ट्री पॉलिटी से भी कुछ क्वेश्चन है जिसको हम करने वाले हैं। अगर आपका एग्जाम ग्रुप डी का कुछ दिनों में है, कुछ दिनों में होने वाला है क्योंकि 16 जनवरी तक एग्जाम चलने वाला है, तो आपका एग्जाम अगर आपके आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपका एग्जाम है इन दिनों में तो आप लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? तो पहला क्वेश्चन हमसे जो कह रहा है कि विश्व हृदय दिवस 2025 का विषय क्या है, यानी विश्व हृदय दिवस का थीम हमसे पूछा है कि विश्व हृदय दिवस 2025 का थीम क्या है। ऑप्शन ए में है स्वस्थ हृदय स्वस्थ जीवन। ऑप्शन बी में है प्रौद्योगिकी से हृदय रोग की रोकथाम। ऑप्शन सी है एक भी पल ना चूके। ऑप्शन डी है हृदय स्वास्थ्य एक वैश्विक प्राथमिकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, एक भी पल ना चूके। विश्व हृदय दिवस 2025 का जो थीम है एक भी पल ना चूके। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश दोहरा स्थल रूप देश है? पहला ऑप्शन है लिंचेस्टीन, दूसरा है कजाकिस्तान, तीसरा है चाड या चौथा वेटिकन सिटी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लिंचेस्टीन हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ दो ही ऐसे देश हैं जो दोहरा स्थल स्थल रूप है। अब सबसे पहले सवाल आएगा कि दोहरा स्थल स्थल अवरुद्ध देश क्या होता है? तो एक होता है स्थल अवरुद्ध देश, जैसे आप भारत के ही पड़ोसी में देख सकते हैं नेपाल और भूटान। नेपाल और भूटान क्या है? स्थल अवरुद्ध देश है। अगर कोई देश चारों ओर से स्थलीय सीमा से घुरा हो तो वो स्थल अवरुद्ध देश कहलाता है। लेकिन अगर कोई देश जिन देशों से चारों ओर से घिरा हुआ है वो भी देश अगर स्थलीय सीमा से घिरे हुए हैं तो वो दोहरा स्थल देश कहलाते हैं, दोहरा स्थल अवरुद्ध देश कहलाते हैं। पूरे विश्व में दो ही ऐसे देश हैं जो दोहरा स्थल अवरुद्ध है। तो ऑप्शन में कभी लिंचेस्टीन दे सकता है या दूसरा जो देश है मैं लिख दे रहा हूँ, दूसरा जो देश है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान और लिंचेस्टीन ये दो ही ऐसे देश हैं जो दोहरा स्थल स्थल अवरुद्ध देश है, डबल लैंडलॉक कंट्री। ये दोनों देश जो है ये डबल लैंडलॉक कंट्री है। तो आपको पता होना चाहिए पूरे विश्व में जो है वो दो ही ऐसे देश हैं जो डबल लैंडलॉक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कभी यहाँ पे ऑप्शन में लिंचेस्टीन था, कभी ऑप्शन में उज्बेकिस्तान दे देगा या दोनों दे देगा, तो ऑप्शन सी में ये और बी दोनों बोल देगा। तो ये आप अच्छे से करके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी गुजरात यात्रा के दौरान किस पशु बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन ए है वनतारा, ऑप्शन सी है वनसिरी, ऑप्शन सी है वंशिका या ऑप्शन डी है वन्यजीव। ये काफी चर्चा में भी रहा था। आपको पता ही होगा, आपने न्यूज में देखा होगा कि वनतारा जो था उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी गुजरात यात्रा के दौरान किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए वनतारा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि कालसुबाई शिखर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो कालसुबाई जो शिखर है वो किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए वो महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। कालसुबाई शिखर महाराष्ट्र में स्थित है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? मिशन मौसम परियोजना के हिस्से के रूप में डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट नेटवर्क स्टेशन स्थापित करने के लिए किस संगठन ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ
एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, बी अंतरिक्ष विभाग, सी मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान के लिए राष्ट्रीय केंद्र, या डी राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान केंद्र। आपको पता होना चाहिए कि इसी तरह के क्वेश्चन जो कि कुछ बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन ग्रुप डी में भी पूछे जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच होने वाला है, तो आप जरूर देख के जाइए। ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चन लंबा है, ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी मध्यम अवधि, मैं टिक कर देता हूँ, ऑप्शन सी मध्यम अवधि मौसम मौसम पूर्वानुमान के लिए राष्ट्रीय केंद्र ने ही समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किसके साथ? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान के लिए राष्ट्रीय केंद्र जो है उसने न्यू इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने 281 एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक का सह लेखन किया है? ऑप्शन ए राहुल द्रविड़, ऑप्शन बी अजय जडेजा, ऑप्शन सी सौरव गांगुली, या ऑप्शन डी वीवीएस लक्ष्मण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी वीवीएस लक्ष्मण। 281 एंड बियॉन्ड नामक जो पुस्तक है वो वीवीएस लक्ष्मण ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि अगस्त 2025 में किस कंपनी ने नवीकरणीय ऊर्जा विकास के लिए झारखंड सरकार के साथ साझेदारी की? ऑप्शन ए टाटा पावर, ऑप्शन बी अडानी ग्रीन एनर्जी, ऑप्शन सी रेन्यू पावर, ऑप्शन डी SGVN लिमिटेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो झारखंड की ही कंपनी है, आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टाटा पावर। झारखंड सरकार के साथ साझेदारी किसने की है नवीकरणीय ऊर्जा विकास के लिए? तो टाटा पावर ने साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अब देख सकते हैं मोस्टली क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स के हैं। कुछ क्वेश्चन जैसे ये स्टैटिक पोर्शन का क्वेश्चन आ गया, मोहिनी अट्टम नृत्य महिलाओं द्वारा हिंदू भगवान के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन का फॉन्ट थोड़ा चेंज है, थोड़ा एडजस्ट करेंगे। यहाँ क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि भगवान मोहिनी अट्टम में जो मोहिनी अवतार भगवान किस भगवान को समर्पित है? जो मोहिनी अट्टम महिलाओं द्वारा किया जाता है उसमें भगवान की मोहिनी अवतार की पूजा की जाती है, जो किस भगवान से संबंधित है? क्वेश्चन यही पूछना चाह रहा है हमसे। ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी शिव, और ऑप्शन डी कृष्णा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से संबंधित है। एक क्वेश्चन और बनता है मोहिनी अट्टम नृत्य से। मोहिनी अट्टम नृत्य से एक कंपोनेंट पूछ देता है इसमें कि कौन इसके लिए फेमस है। तो इसके लिए एक नाम आपको बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए, कल्याण कुट्टी अम्मा। ये हर बार एग्जाम में आता है, मैं लिख देता हूँ कल्याण कुट्टी अम्मा। इसके लिए फेमस है मोहिनी अट्टम के लिए। और ये इसकी शैली पूछ देती है कि मोहिनी अट्टम की शैली कौन सी है? तो मोहिनी अट्टम की शैली भी आपको पता होनी चाहिए, लास्य शैली। तो मोहिनी अट्टम नृत्य से ये तो एक इनके प्रसिद्ध कलाकार जो है कल्याण कुट्टी अम्मा जी, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसकी शैली पता होनी चाहिए, मोहिनी अट्टम लास्य शैली से बना है। और जो मोहिनी अवतार को दिखाया गया है वो भगवान विष्णु का अवतार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मयूरभंज छऊ किस राज्य का है? तो मयूरभंज छऊ किस राज्य का? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी उड़ीसा, और ऑप्शन डी बिहार। तो मयूरभंज छऊ जो है उड़ीसा का। आपको पता होना चाहिए कि साहित्य अकादमी के अनुसार 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 क्लासिकल डांस हैं। लेकिन अगर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की बात की जाए तो 9 क्लासिकल डांस है। किसके अनुसार? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, कला और संस्कृति मंत्रालय जो भारत का है उसके अनुसार 9। और 9वां कौन सा है? तो 9वां जो है वो छऊ ही है। और छऊ कितने प्रकार का होता है ये भी पूछ सकता है आपसे अलग अलग छऊ के बारे में। तो 3 प्रकार का होता है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला जो आपने देखा मयूरभंज छऊ, मयूरभंज छऊ कहाँ का है? तो मयूरभंज छऊ उड़ीसा का है। दूसरा आपसे पूछ सकता है पुरुलिया छऊ, पुरुलिया छऊ, पुरुलिया छऊ कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का है। और तीसरा जो छऊ है सरायकेला छऊ, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको तीनों छऊ पता होना चाहिए, पुरुलिया छऊ वेस्ट बंगाल, सरायकेला छऊ झारखंड, और मयूरभंज छऊ उड़ीसा।
जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अनुसार एक क्लासिकल डांस है, लेकिन शास्त्रीय संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 ही क्लासिकल डांस है, वहाँ छऊ को मान्यता प्राप्त नहीं है। तो ये हो गया सरायकेला छऊ झारखंड, पुरुलिया छऊ वेस्ट बंगाल और मयूरभंज छऊ हमसे पूछा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से संबंध थे? पंडित, आपको पता होना चाहिए पंडित राम नारायण हाल ही में निधन हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि उससे पूछ सकता है वो कि कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित थे। तो पंडित राम नारायण जो है वो सारंगी बजाते थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित राम नारायण सारंगी से संबंधित थे। बांसुरी का एक प्रसिद्ध कलाकार आपको बताना है जो कि रिपीटिवली एग्जाम में पूछ रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए, एक नाम हरि प्रसाद चौरसिया। चौरसिया जी का संबंध बांसुरी से है, हरि प्रसाद चौरसिया। लिख दिया, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते थे, और पंडित राम नारायण हमसे क्वेश्चन में पूछा था जिनका हाल ही में निधन हुआ है, तो वो सारंगी वाद्य यंत्र से संबंधित थे, वो सारंगी बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिखर धवन की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? गेम चेंजर, ऑप्शन बी है स्टेट ड्राइव, ऑप्शन सी है द वन, क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ऑप्शन डी है प्लेइंग इट माई वे। आपको पता होना चाहिए प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है, सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन ये में हमसे बोल रहा है गेम चेंजर, गेम चेंजर किसकी आत्मकथा है? तो गेम चेंजर आत्मकथा है शाहिद अफरीदी की, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं ये, निहायत ही घटिया खिलाड़ी। ऑप्शन बी है स्टेट ड्राइव, ये आत्मकथा नहीं है, ये एक बुक है जिसे किसी और के द्वारा लिखा गया, लेकिन किस पर है ये बुक, किसकी कहानी बताई गई है इसमें? तो स्टेट ड्राइव जो है वो, स्टेट ड्राइव आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं ही बता देता हूँ, छोड़िए। स्टेट ड्राइव जो है वो सुनील गावस्कर की किताब है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, शिखर धवन की आत्मकथा का शीर्षक का नाम क्या है? तो शिखर धवन की आत्मकथा का शीर्षक का नाम है द वन, क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, भारत की सीमा किस देश के साथ 4096.7 किलोमीटर चलती है? ऑप्शन ये नेपाल, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी चीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बांग्लादेश। आपको पता होना चाहिए किस किस देशों के साथ हमारी सीमा लगती है और कितनी लगती है, तो इसको हम याद कैसे करते हैं, बचपन, बी ई पी सी पी एन, बचपन, बचपन का सपना क्या, एम बी ए, ऐसे हम याद कर सकते हैं, बचपन एम बी ए। बी से क्या होगा, बी से हो जाएगा बांग्लादेश, सी से चाइना, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान, ये से अफगानिस्तान। बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा कितनी लगती है? क्वेश्चन में ये दे दिया 4096.7 किलोमीटर। चाइना के साथ हमारी सीमा कितनी लगती है? 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा कितनी लगती है? 3323 किलोमीटर। अगर नेपाल से पूछता है तो नेपाल के साथ हमारी सीमा लगती है 1751 किलोमीटर। म्यांमार के साथ हमारी सीमा कितनी लगती है? 1643 किलोमीटर। भूटान के साथ हमारी सीमा कितनी लगती है? 699 किलोमीटर। और अफगानिस्तान के साथ हमारी सीमा कितनी लगती है? 106 किलोमीटर। तो ये सभी फैक्ट आपको पता होना चाहिए, किसी से भी पूछ सकता है कि ये हमारी पड़ोसी देश है जिसके साथ हमारी स्थलीय सीमा कितनी साझा होती है। ये डाटा जो है वो होम अफेयर्स का डाटा है, तो यही पूछेगा ही, अलग अलग बुक्स में अलग भी मिल सकता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, आप देख सकते हैं, इलायची की पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है कर्नाटका और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इलायची की पहाड़ियां आपको पता होना चाहिए कि केरल राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन के अधीन मताधिकार के उपयोग को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन था वो, ऑप्शन है 42, 44, 61, 72। तो 61वां संविधान संशोधन था, ये हुआ कब 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 था? 1989 में हुआ था, 1989 में ये हुआ था। 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसमें बहुत सारे प्रावधान बदले गए थे।
इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इंदिरा गांधी के समय हुआ था ये, आपको पता होना चाहिए। 944 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था? 1978 में हुआ था। 72वां इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट और कौन सा है? 73वां इंपॉर्टेंट है, 74वां इंपॉर्टेंट है। 73वां क्या था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और 74वां नगर पालिका से संबंधित था। 73वां कब हुआ था और 74वां कब हुआ था ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और बाकी क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं, उसके बाद हम सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के करने वाले हैं 15-20, क्योंकि जो मोस्टली पोर्शन जो स्टूडेंट बता रहे हैं कि 70 से 80% क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से ही पूछ रहे हैं, 10% स्टैटिक पोर्शन और बाकी पोर्शन में हिस्ट्री पॉलिटी आ रहा है। तो आपको ये पोर्शन अच्छे से करके जाना, और करंट अफेयर्स आपको नंबर बढ़ाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपका कि अब तक पहुंचते रहे, और जब तक आपका एग्जाम हो बहुत सारे करंट अफेयर्स करके जा सके। आज हम करीबन 20-25 करंट अफेयर्स करने वाले हैं, तो बाकी बच्चे इस क्वेश्चन के बाद हम करंट अफेयर्स करने वाले हैं। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस राजवंश के दौरान हुआ था? ये है गुप्त राजवंश, बी है चंदेल राजवंश, सी है गजनी राजवंश, या डी है लोधी राजवंश। तो चंदेल राजवंश के दौरान खजुराहो मंदिर का निर्माण हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अराउंड ईस्वी पूछ सकता है तो 999 ईस्वी। 999 ईस्वी स्पेसिफिक नहीं देता है, जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा मैं बता देता हूँ, ऐसे आएगा 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच। हम नेक्स्ट अब करंट अफेयर्स की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? 30 मई 2025 को किस राज्य ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 100% साक्षरता घोषित की, जो अपनी पिछली PLFS रिकॉर्ड दर से आगे निकल गई? 100% साक्षरता दर घोषित मतलब दर्ज किया गया, जो पिछले PLF रिकॉर्ड था उससे आगे निकल गया। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है सिक्किम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है महाराष्ट्र के किस शहर ने स्वच्छता और जैविक चिकित्सा अवशिष्ट के 100% पृथक्करण, संग्रह और प्रसंस्करण की उपलब्धि प्राप्त की? ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी कर्रट, ऑप्शन डी सोलापुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्रट। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है देखिएगा। अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंगोलियाई राष्ट्रपति खुरेल सुख उखना के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद भारत और मंगोलिया के बीच कितने समझौते ज्ञापन, समझौता क्या होता है, MOU, पर हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 10, या ऑप्शन डी है 12। तो भारत और मंगोलिया के बीच 10 MOU पर हस्ताक्षर किए गए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है 2025 में जेपी बिरला स्मृति पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन है आपके सामने, ये एस सोमनाथन, बी के राधाकृष्णन, सी वी नारायणन, या डी जी माधवन नायर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जेपी बिरला स्मृति पुरस्कार जो 2025 में जीते हैं वो वी नारायणन जी जीते हैं। ये क्या है अभी? तो ये है इसरो के चेयरमैन, इसरो चेयरमैन, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? खेल और खेलो 2024 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता सुश्री वंतिका अग्रवाल किस खेल से संबंधित है? तो वंतिका अग्रवाल के बारे में पूछा, ये किस खेल से संबंधित है? एक क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसे स्पोर्ट्स से, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ रहा है। तो वंतिका अग्रवाल, ऑप्शन आपके सामने, ये बैडमिंटन, बी शतरंज, सी टेनिस, या डी कुश्ती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी शतरंज। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है? भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार भारतीय संविधान के मान्यता प्राप्त 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक में और 2013 में अंग्रेजी भाषा में लेखकों के लिए सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक साहित्यिक लेखन के लिए प्रति वर्ष दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ये ज्ञानपीठ, बी साहित्य अकादमी पुरस्कार, सी युवा पुरस्कार, या डी सरस्वती सम्मान पुरस्कार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये, ज्ञानपीठ पुरस्कार। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 30 जून 2025 को तेलंगाना में रासायनिक फैक्ट्री की घटना किस जिले में हुई? तो तेलंगाना में जो रासायनिक फैक्ट्री की घटना हुई वो किस जिले में हुई ये पूछ रहा है आपसे। ये मेडक, बी संगारेड्डी, सी रंगारेड्डी, या डी नलगोंडा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संगारेड्डी।
चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि मई 2025 में भारत में निम्नलिखित में से किस संगठन ने दुनिया के सबसे ऊंचा रेजुलेशन वाला मौसम पूर्वानुमान मॉडल विकसित किया है। ऑप्शन ये है आपके सामने, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, बी है राष्ट्रीय भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, सी है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, या डी है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान। इसने क्या किया है, तो दुनिया का सबसे हाई रेजुलेशन वाला मौसम पूर्वानुमान मॉडल विकसित किया है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री नामक पुस्तक टेस्ट क्रिकेट के 150 वर्षों का वृत्तांत प्रस्तुत करती है, जो 1877 में इसके विकास का पता लगाती है। कैरकस द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक मार्च 2026 में टेस्ट क्रिकेट की 150वीं वर्षगांठ को चिन्हित करती है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री बुक है, उसके लेखक के बारे में पूछा गया है। माइकल एथरटन, टिम वेगमोर, सेन वार्न, डी में है सर डोनाल्ड ब्रैडमैन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टिम वेगमोर विगमोर। इन्होंने क्या लिखा है? टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री, जो कि टेस्ट क्रिकेट के 150 सालों की जर्नी के बारे में बताता है। और इसका जो 2 मार्च 2026 में जो टेस्ट क्रिकेट के 150 साल पूरे होंगे, उन 150 सालों की वृत्तांत को बताया गया इस बुक में। टिम वेगनोर की बुक है टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे बीच। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने घोषणा की है कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर का उद्घाटन किस तारीख को होगा, जिसमें यात्री परिचालन लगभग कितने दिनों के भीतर शुरू होने की उम्मीद है। तो इसका जो उद्घाटन होगा वो पूछा, और कितने दिनों के भीतर शुरू होने की उम्मीद है। 15 अक्टूबर 2025 को उद्घाटन होगा, 30 अक्टूबर 2025 को, 2 नवंबर 2025 को, या 30 अक्टूबर 2025 को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 30 अक्टूबर 2025 को, लेकिन दो ऑप्शन में 30 अक्टूबर 2025, अब देख सकते हैं ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। लेकिन 120 दिनों के भीतर नहीं, ये गलत हो जाएगा। 45 दिनों के भीतर, 45 दिनों के भीतर इसकी शुरू होने की उम्मीद है। नहीं, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या, अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 पर त्रिपुरा, मिजोरम, लद्दाख और गोवा के साथ भारत का कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश पांचवा पूर्ण रूप से साक्षर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना। ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, या ऑप्शन डी है पुदुचेरी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश क्या बना है? त्रिपुरा, मिजोरम, लद्दाख और गोवा के साथ भारत का पांचवा पूर्ण रूप से साक्षर राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल ही के ज्ञापन दौरे के दौरान उन्होंने जापानी प्रथम महिला को क्या उपहार दिया। ये है बनारसी रेशम की साड़ी, बी है पश्मीना शॉल, सी है कांजीवरम शॉल, या डी है चंदन की मूर्ति। आपको पता होना चाहिए कि 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही के जापान के दौरे में जापानी प्रथम महिला को क्या उपहार दिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्मीना शॉल। टिक कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं हमारे पास, 3-4 क्वेश्चन है, उसको करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट डे आपके लिए फिर से करंट अफेयर्स और जीएस का पोर्शन कराने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है नवंबर 2025 में गुवाहाटी में केंद्रीय मंत्री ज्योति राधा सिंधिया द्वारा पूर्वोत्तर के कितने प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए में है 3, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी में है 5, ऑप्शन डी में है 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 6। 6 पूर्वोत्तर भारतीय व्यक्ति हैं जिसे भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि IUCN के विश्व संरक्षण कांग्रेस में हाल ही में अपनाए गए प्रस्ताव 42 का केंद्रीय फोकस क्या है। ऑप्शन ए विकासशील देशों में नवीकरणीय ऊर्जा निवेश को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी है जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना और नए निष्कर्षण परियोजनाओं को रोकना, ऑप्शन डी है जैव विविधता संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार करना, ऑप्शन डी है
विनिर्माण के माध्यम से कार्बन क्रेडिट बाजारों का समर्थन करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना और नए निष्कर्षण परियोजनाओं को रोकना। नेक्स्ट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, किस डिजाइनर ने 2025 अंतर्राष्ट्रीय वुलमार्क पुरस्कार जीता? ये है यूरिन लैंटिक, बी है लुई गैब्रियल नोची, सी है राउल लोपेज, या डी है एस्टर मानस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, यूरोलैटिक। इसने जीता है कौन सा पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय वुलमार्क पुरस्कार। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्विरिन का 13वां संस्करण किस महीने में मालदीव में हुआ? तो भारत मालदीव के बीच एक अभ्यास होता है, अभ्यास भी आपको पता होना चाहिए कि एक्विरिन किसके किसके बीच होता है, तो भारत और मालदीव के बीच होता है। और ये किस महीने में हुआ 2025 में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये हुआ फरवरी 2025 में। और ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहेगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम और भी करंट अफेयर्स और जीएस के क्वेश्चन करने वाले हैं, मोस्टली करंट अफेयर्स के, ताकि आपके ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो। जय हिंद।